नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। मैं धर्मेंद्र। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से विभिन्न संस्थाओं के मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं और इसी सीरीज़ में आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो संस्कृति IAS संस्थान का मॉडल टेस्ट संख्या 19। ठीक है मित्रों, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का रक्षा व्यय 2, सीमा पर सड़कों का निर्माण 3, राज्य एवं केंद्र राज्यों के में दी गई केंद्रीय सहायता और 4, सरकारी कर्मचारियों को वेतन अदायगी। तो उपरोक्त में से कितने गैर योजनागत व्यय हैं? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत में या बजट में दो तरह के व्यय इंक्लूड किए जाते हैं, एक योजनागत व्यय और दूसरा गैर योजनागत व्यय। तो यहाँ पर आपको डिफाइन करना है गैर योजनागत व्यय। योजनागत व्यय यानी प्लान व्यय, वो व्यय जो ऑलरेडी हमारे प्लान में होते हैं। गैर योजनागत व्यय अचानक कोई आ जाए या कोई पूंजी का निर्माण हो तो वो गैर योजनागत व्यय के तौर पर डिफाइन किया जाता है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूछ रहा है कि भारत में कौन से व्यय गैर योजनागत व्यय हैं। तो योजनागत व्यय के बारे में यदि हम बात करें तो जो राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में जो केंद्र सहायता देता है वो ऑलरेडी बजट में इंक्लूड होता है, यानी वो एक प्रकार का आपका प्लान्ड व्यय होता है, योजनागत व्यय होता है। ठीक है, कौन सा व्यय होता है? योजनागत। जबकि भारत का रक्षा व्यय यानी डिफेंस बजट, सीमा पर सड़कों का निर्माण और सरकारी कर्मचारियों की वेतन अदायगी, ये आपका एक तरह से गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, ठीक। और ये एक तरह से गैर पूंजीगत व्यय के तौर पर हैं, यानी यहाँ पर आंसर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या है? राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है? यह विश्व बैंक के सहयोग से भारत सरकार द्वारा संचालित होता है। दूसरा, यह केवल ग्रीनफील्ड परियोजनाओं में बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण को बढ़ावा देता है। तीसरा, इसने जलवायु और पर्यावरण के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए जापान के साथ साझेदारी स्थापित की है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष NIIF देश में अवसंरचना क्षेत्र में वित्तीय समस्याओं के समाधान प्रस्तुत करने वाला वित्त पोषण सुनिश्चित करता है। यह विश्व बैंक के सहयोग से भारत सरकार द्वारा संचालित होता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, भारत सरकार द्वारा निर्मित है और विश्व बैंक का इसमें कोई इंक्लूशन नहीं है, यानी ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? यह केवल ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के बुनियादी ढांचों के वित्त पोषण को बढ़ावा देता है। ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड दोनों में यह निवेश कर सकता है। यहाँ कोई ऐसा इंक्लूशन नहीं है कि केवल ग्रीनफील्ड में हो, तो ऐसी भी बात नहीं है। तो यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसने जलवायु और पर्यावरण के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए जापान के साथ साझेदारी स्थापित की है। तो NIIF में $600 मिलियन के साथ भारत जापान फंड को विकसित किया है और भारत और जापान की सरकारें इसमें एक साथ काम कर रही हैं, यानी ये कथन सही है। तो कितने कथन सही हैं? केवल एक कथन सही है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। प्राथमिक संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है प्राथमिक संदर्भ? इसको जरा देखते हैं। क्या है? निवर्तमान कंपनियों द्वारा निवेशकों को नई प्रतिभूतियों का निर्गमन किया जाता है। धन का प्रवाह बचतकर्ताओं से निवेशकों को होता है। मूल्य का निर्धारण कंपनी प्रबंधन द्वारा निर्धारित किया जाता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?
केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई भी नहीं। प्राथमिक बाजार के संदर्भ में अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये तीनों कथन क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी जो है हमारा सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तीनों कथन यहाँ पर बिल्कुल होंगे। प्राथमिक बाजार को नए निर्गमन बाजार के रूप में भी जाना जाता है और यह नई प्रतिभूतियों से निपटता है जो कि पहली बार निर्गमित या जारी होती हैं। यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या है 4, इसे देखते हैं। कंपनी द्वारा जारी शेयरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंपनी के बंद होने की दशा में इक्विटी शेयर धारकों को पूंजी के पुनः भुगतान में प्राथमिकता दी जाती है। 2, समृद्धि काल में यह प्रबल संभावना होती है कि अधिमानी अंशधारकों का लाभ इक्विटी शेयर धारकों से अधिक हो। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, कंपनी दो तरह से शेयर बेचती है, हम लोग जानते हैं। एक होता है इक्विटी शेयर और एक होता है प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयरों पर निश्चित लाभांश दर प्राप्त होती है, जबकि और यह कंपनी बंद करने के बाद की नौबत आती है तो इस प्रकार के शेयरों को लाभांश देने तथा पूंजी को पुनः भुगतान देने की प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, कंपनी बंद होने की दशा में जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं, जिन्हें अधिमानी शेयर कहा जाता है, उनके संबंध में ये सही है और इक्विटी के लिए सही नहीं है। समृद्धि काल में प्रबल संभावना है कि अधिमानी शेयरों का लाभ इक्विटी शेयर धारकों से अधिक होता है, ऐसा नहीं है। इक्विटी शेयरों का लाभ अधिक होता है, यानी एक भी सही नहीं। ऑप्शन डी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, इसे देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नेतृत्व, समस्या समाधान, आत्मविश्वास, निर्णय लेना, सहानुभूति, उपरोक्त में से कितने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने पर आधारित मॉड्यूल यानी CRIIO फॉर गुड से विषय में शामिल हैं? तो 2003 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा लड़कियों और लड़कों के बीच लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन जीवन कौशल सीखने का मॉड्यूल CIIO फॉर गुड लॉन्च किया गया। ठीक है, और इसमें यदि हम बात करें, नेतृत्व, समस्या समाधान, आत्मविश्वास, निर्णय लेना, बातचीत, सहानुभूति, ये सभी इंक्लूड हैं। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 3 हो, डी हो जाएगा। और ये कब हुआ था? 2003 में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या है? निवेश स्तर में वृद्धि, भुगतान संतुलन में सुधार, प्राकृतिक संसाधन का दोहन, प्रारंभिक जोखिम को कम करना, उपरोक्त में से कितने किसी देश में विदेशी पूंजी के अंतर्प्रवाह का समर्थन करते हैं? तो यदि हम बात करें किसी भी देश में विदेशी पूंजी का अंतर्प्रवाह, ठीक है, अल्प विकसित, थोड़े समय के लिए तेज़ी से, निवेश में वृद्धि, भुगतान संतुलन में सुधार, ये चारों जो मापदंड हैं वो किसी भी देश में विदेशी पूंजी प्रवाह को बढ़ा सकते हैं। यानी ऑप्शन डी हमारा जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्व्ड फ्रॉम इंडिया योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? ए, वस्तुओं के निर्यात से, सेवाओं के निर्यात से, पूंजीगत प्रवाह से, वस्तुओं का आयात। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये जो था वो सेवाओं के निर्यात से था। यानी ऑप्शन डी जो है हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8, इसे देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए।
क्या विचार करना है इसे ज़रा देखना है हम लोगों को, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? पहला, संसाधन संरक्षण, अवसरों को न्यायोचित पहुंच, मानव पूंजी पर सीमित निवेश, स्वतंत्र रूप से विकल्पों पर निर्णय लेना, उपरोक्त में से कितने मानव विकास से संबंधित हैं? तो मानव विकास से संबंधित जो इंडेक्स दिया था वो महबूब उल हक ने दिया था। किसने दिया था? महबूब उल हक ने। उन्होंने क्या बोला? न्यायशीलता, धारणीय विकास और उत्पादकता सशक्तिकरण, ये क्या हैं? ये आपके ह्यूमन इंडेक्स को इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो क्या है? स्वतंत्र रूप से विकल्पों का निर्णय लेना, मानव पूंजी का सीमित निवेश, अवसरों का न्यायोचित पहुँच, संसाधनों का संरक्षण। तो इक्वलिटी, अवसरों का, मानव पूंजी पर सीमित निवेश ये नहीं, जबकि ये होगा तो कितने होंगे? 4 होंगे। ऑप्शन कौन सा होगा? सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्राउडिंग आउट प्रभाव सार्वजनिक क्षेत्र के व्यय में वृद्धि से निजी क्षेत्र के व्यय में कमी को दर्शाता है। दूसरा, क्राउडिंग आउट प्रभाव से पूंजी निवेश एवं पूंजी निर्माण में कमी आती है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो सरकारी राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए अत्यधिक उधारी का सहारा लेती है, जिससे बैंकों की साख सृजन क्षमता की कमी तथा ब्याज दर में बढ़ोतरी हो जाती है, जिसके कारण निजी क्षेत्र में संसाधनों की कमी हो जाती है। परिणामस्वरूप क्राउडिंग आउट प्रभाव के कारण पूंजी निवेश एवं पूंजी निर्माण में कमी आती है। यानी आप समझे कि जब राजकोषीय घाटे को पूरा करना होता है तो सरकारें अपने केंद्रीय बैंक से लोन लेती हैं, जिससे ब्याज दर बढ़ जाती है। ऐसे सारे सेगमेंट जो होते हैं इसे क्राउडिंग आउट कहते हैं, जिसे भगा दिया जाता है आउट क्राउड को, ठीक है। तो ये भी क्या कहलाता है? व्यय में कमी, यानी ये बिल्कुल सही है। क्राउडिंग आउट प्रभाव से पूंजी निवेश में एवं पूंजी निर्माण में कमी आती है। तो ये दोनों बातें सही हैं। इसका प्रभाव ही ये होता है कि दोनों में कमी आती है। ये सही है, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्या है 10? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समाचारों में जो शब्द रहे हैं टोटो, क्या है? तो टोटो चीनी और तिब्बत भाषा का एक शब्द है। क्या है? चीनी और तिब्बत भाषा का एक शब्द। 2015 में पुलिकली के बारे में यदि हम बात करें तो ये एक बाघ नृत्य है जो केरल की लोक कला है। कहाँ का है? केरल की लोक कला। तो ये भी सही है। नादा हब्बा के बारे में बात करें तो नादा हब्बा जो है वो एक दशहरा उत्सव है। क्या है? कर्नाटक राज्य में मैसूर में दशहरा का उत्सव के सबसे भव्य है, जिसमें देवी दुर्गा का एक रूप की पूजा की जाती है और राजकीय त्यौहार के तौर पर इसे जाना जाता है। ठीक है, ये क्या है? केरल कर्नाटक का त्यौहार है। क्या है? कर्नाटक का। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट है थेपीकुल्लू अगर हम बात करें तो केरल राज्य के पुरातत्व विभाग द्वारा महापाषाण संरचनाएं हैं। ठीक है, ये महापाषाण संरचनाएं हैं और वो भी केरल में हैं। ये त्यौहार था। तो ये दोनों सही सुमेलित नहीं हैं। कितने सही सुमेलित हैं? 2 सही सुमेलित हैं। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 11? इसे देखते हैं। जीएसटी कर नेटवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत सरकार की 100% स्वामित्व वाली एक गैर लाभकारी कंपनी है। यह करदाताओं को कर भुगतान करने और कर नियमों के अनुपालन में सहायक है। प्रत्येक 6 माह में इसकी बैठक होती है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, इसमें कितने कथन सही हैं? इसमें कितने कथन जो हैं सही हैं? तो 100% वाली स्वामित्व कंपनी है। तो ये जीएसटी नेटवर्क 100% नहीं, एक 51 और 49% है। ठीक है, यानी 51% निजी क्षेत्र और 49% सेंटर
गवर्नमेंट। तो पहला कथन गलत। यह करदाताओं को कर भुगतान करने और कर नियमों का अनुपालन में सहायक होती है। यह अगर हम बात करें तो यह बिल्कुल सही बात है, ऐसा तो है। दूसरा, प्रत्येक 6 माह में इसकी बैठक होती है जिसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर नहीं करता है, इसकी अध्यक्षता फाइनेंस मिनिस्टर करता है। तो ये गलत, केवल एक सही, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसके अंतर्गत वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देना और सार्वजनिक वित्त में प्रबंधन करना शामिल है। केंद्र एवं राज्यों के राजकोषीय घाटे के लिए सीमा निर्धारित की गई है। इसका उद्देश्य राजकोषीय एवं मौद्रिक नीति के मध्य बेहतर समन्वय बनाए रखना है। इस अधिनियम के अनुसार सरकार अपने खर्चों को पूरा करने के लिए रिजर्व बैंक से उधार नहीं ले सकती। तो राजकोषीय घाटे के लिए सीमा निर्धारित की गई है FRBM के अंतर्गत, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, विभिन्न घाटे डिफाइन किए गए हैं। राजस्व घाटा बजटीय व्यय को प्रबंधन करने के लिए उधार लेने की आवश्यकता। 2, राजकोषीय घाटा सरकार के कुल खर्च और कुल प्राप्तियों का अंतर। 3, प्राथमिक घाटा चालू वर्ष में राजकोषीय घाटे और पिछली उधारों पर ब्याज भुगतान के बीच का अंतर है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें क्या है, इसको ज़रा समझते हैं। राजस्व घाटे से तात्पर्य किसी एक वित्तीय वर्ष में अनुमानित राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्ययों के अधिक होने से है। राजस्व प्राप्ति की तुलना में राजस्व व्यय से अधिक होने पे है, बिल्कुल सही है। राजकोषीय घाटा सरकार के कुल खर्च और कुल प्राप्तियों के बारे में बताया जाता है, ऐसा नहीं है। इसको कहा जाता है जितना हमने पूंजीगत व्यय किया है, ठीक है। यदि कुल व्यय, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय उधार देयताओं को छोड़कर जो अंतर आता है उसके अंतर्गत लिया जाता है, ये गलत। प्राथमिक घाटा चालू वित्त वर्ष में राजकीय घाटा और पिछली उधारों को घटा दें तो ये राजकोषीय घाटा हो जाएगा, प्राथमिक घाटा, ये सही है। तो कितने सही हैं? 2 सही हैं, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्या है 14, उसे समझते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लैंगिक सशक्तिकरण, ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना, निर्यात को बढ़ावा देना, लघु उद्योगों को बढ़ावा देना, कृषि को प्रोत्साहन देना। उपरोक्त से कितने राजकोषीय नीति लक्ष्यों के संदर्भ में सही हैं? तो ये जो पाँचों के पाँचों हैं ये बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन जो है डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNTOC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संगठित अपराध से लड़ने हेतु पहला वैश्विक एवं कानूनी रूप से बाध्यकारी साधन है। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध से निपटने के लिए सदस्य देशों के बीच सहयोग को सक्षम बनाता है। भारत इस सम्मेलन का अनुमोदन करने वाला एकमात्र दक्षिण एशियाई देश है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं इसके बारे में बताना है। तो मित्रों, अगर हम यहाँ पर बात करें अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों के सम्मेलन में संगठित अपराध से लड़ने के लिए पहला वैश्विक और कानूनी बाध्यकारी साधन, ये बात बिल्कुल सही है। क्या है? बिल्कुल सही है, और 2000 में ये बनाया गया था। दूसरा, ये अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध से निपटने के लिए सदस्य देशों के बीच सहयोग को सक्षम बनाता है। तो यदि हम बात करें, यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन अपराध से निपटने के लिए सदस्य देशों के बीच सहयोग को सक्षम बनाता है। इस भारत का इस सम्मेलन का अनुमोदन करने वाला एकमात्र एशियाई देश है। तो ये भी बात दूसरी भी क्या है? बिल्कुल सही है। तीसरे बारे में यदि हम बात करेंगे कि भारत इसका एकमात्र देश है, ये विकल्प सही नहीं है। भारत इसका एकमात्र देश नहीं है, ठीक है। भारत के अलावा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और श्रीलंका के बाद भारत इसका अनुमोदन करने वाला चौथा बड़ा एशियाई देश है। कौन सा? चौथा, यानी ऑप्शन जो तीसरा है वो गलत होगा। तो कितने सही हैं? 2 सही हैं, ऑप्शन बी हमारा सही होगा।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। बजटेतर उधारियां के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला, यह सरकार को बजट योजनाओं के रिजर्व बैंक से लिया गया दीर्घकालिक ऋण है। इसका प्रावधान राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 में किया गया है। यह इस पर संसद का नियंत्रण नहीं होता है क्योंकि इसका उल्लेख बजट में नहीं किया जाता। इसका उपयोग केवल पूंजी निर्माण और योजनाओं के लिए करना अनिवार्य है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा कथन सही है? यहाँ पर कथन सी जो है वो हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्या है 17? इसे देखते हैं। जीडीपी की संरचना में परिवर्तन, विकास प्रक्रिया का शहरीकरण, सूचना तकनीकी क्षेत्र का विकास, उपभोक्तावादी संस्कृति उपरोक्त में से कितने उदारीकरण के सकारात्मक प्रभाव से संबंधित हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3, सभी 4। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कितने हैं कथन, तो 1991 में जीडीपी में परिवर्तन किया गया। तो उसी श्रृंखला में यदि हम बात करेंगे कितने कथन सही हैं, ये ऐसा इसमें बताना है। तो सूचना और तकनीकी के क्षेत्र में, उपभोक्तावादी संस्कृति के क्षेत्र में, ठीक है, जीडीपी की संरचना में परिवर्तन, ठीक है, किसमें किया गया? जीडीपी की संरचना में परिवर्तन, विकास प्रक्रिया का शहरीकरण, सूचना तकनीकी की क्षेत्र का विकास, ठीक है, सूचना तकनीकी क्षेत्र का विकास, ठीक है, ये किया गया। तो कितने सकारात्मक हैं? ये दोनों सकारात्मक हैं। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ऋण की अदायगी को पूंजीगत व्यय जबकि उससे प्रसार प्राप्त ब्याज को राजस्व व्यय कहा जाता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ऋण की वसूली को पूंजीगत प्राप्ति जबकि इससे प्राप्त ब्याज को राजस्व प्राप्ति कहा जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। दोनों कथन सही हैं। सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्या है? आयात की अपेक्षा निर्यात में वृद्धि, ब्याज दरों में परिवर्तन, घरेलू कीमत स्तर पर प्रभाव, बदलाव, बाजार में सटोरियों की गतिविधियाँ उपरोक्त में से कितने विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3, सभी 4। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये चारों के चारों कथन बिल्कुल सही हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बाद 20 पर। क्या है 20? इसे देखते हैं। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। क्या है विचार? इसे बताइए। पहला, यह विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं का डेटाबेस से जानकारी एकत्रित करता है। यह संदिग्ध आतंकवादियों को ट्रैक करने और आतंकवादी हमलों को रोकने के लिए विभिन्न खुफिया परिवर्तन एजेंसियों में सहायता करता है। यह ऐसे गृह मंत्रालय के संलग्न कार्यालय के रूप में स्थापित किया गया है। यानी ये तीनों कथन क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निवेश के अनुमोदन के सापेक्ष वास्तविक निवेश में व्यापक अंतर, नए पूंजी निर्माण के बजाय विलयन और अधिग्रहण पर केंद्रित क्षमता विकास के साथ स्थान पर प्रौद्योगिकी प्राप्ति के साधन के रूप में उपयोग, निवेश का बहुत छोटा हिस्सा निर्यात बढ़ाने में सहायक उपरोक्त में से कितने भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में सही है? केवल 1, केवल 2, केवल 3, सभी 4। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कितने हैं? ये चारों बिल्कुल क्या हैं? सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। प्रभावी राजस्व घाटे के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह राजस्व घाटे और पूंजीगत अस्थियों की निर्माण के लिए राज्य की सहायता अनुदान राशि के बीच का अंतर है। यह अवधारणा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 द्वारा पेश किया गया है। इसे सर्वप्रथम 2014-15 के केंद्रीय बजट में शामिल किया गया था। सरकार विनिवेश के माध्यम से इस घाटे की पूर्ति करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो यह राजस्व घाटे
और पूंजीगत अस्थियों के निर्माण के लिए राज्यों को सहायता अनुदान राशि के बीच का अंतर है, यानी ऑप्शन ए जो है हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्या है 23, इसे देखते हैं। द्वितीय बाजार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निवर्तमान प्रतिभूतियों का निवेशकों के बीच विनिमय होता है। मूल्यों का निर्धारण प्रतिभूति की मांग एवं पूर्ति द्वारा होता है। यह परोक्ष रूप से पूंजी निर्माण को बढ़ावा देता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई भी नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये तीनों कथन मित्रों क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इलेक्ट्रॉनिक वे बिल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सीमित दूरी एवं लागत से अधिक होने से वस्तु के अंतर राज्य परिवहन को ट्रैक करने की तकनीक प्रणाली है। इलेक्ट्रिक वे के बारे में यदि हम बात करें तो इलेक्ट्रिक वे बिल का संक्षिप्त रूप है रुपए से अधिक मूल्य की वस्तु का अंतर राज्य के भीतर परिवहन के लिए आवश्यक परमिट। ठीक है, यह से वस्तु और सेवा कर नेटवर्क के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से उत्पन्न किया जा सकता है। ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। हाल ही में खोजी गई प्रजाति मोनिस मिस्टीरिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए हिम तेंदुए से, ऑप्शन बी पहाड़ी बकरी से, ऑप्शन सी पेंगोलिन से, या ऑप्शन डी लाल पांडा से। तो मोनिस मिस्टीरिया यदि हम बात करें तो किससे संबंधित है? वो मित्रों संबंधित है पेंगोलिन से। किससे संबंधित है? पेंगोलिन से, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। कर विशेषताएं। प्रतिभूति लेन देन कर, प्रतिभूति लाभ कर, न्यूनतम वैकल्पिक कर, स्टॉक एक्सचेंज पर प्रतिभूतियों की क्रय और विक्रय पर लगने वाला प्रत्यक्ष कर, पूंजीगत परिसंपत्तियों से निपटान से प्राप्त लाभ पर लगाया गया कर, सरकार द्वारा किसी कंपनी की आय पर लगाया गया कर। उपरोक्त में से कितने युग्म सही हैं? केवल एक, केवल दो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यदि हम बात करें तो कौन कौन सा युग्म सही है? तो प्रतिभूति लेन देन कर, स्टॉक एक्सचेंज पर प्रतिभूतियों की क्रय विक्रय पर लगने वाला कर सही है। पूंजीगत लाभ कर, पूंजीगत परिसंपत्तियों के निपटान पर लगने वाला कर, ये भी सही है। तीसरा न्यूनतम वैकल्पिक कर, तो जब किसी कंपनी को पिछले वर्ष के संदर्भ में प्राप्त आय पर कर देना हो तो उसे न्यूनतम वैकल्पिक कर कहा जाता है। ये गलत है, दो सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। क्या है 27? इसको देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भुगतान संतुलन के लिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने, मुद्राओं में प्रतिस्पर्धा अवमूल्यन को प्रोत्साहित करने, चालू लेन देन पर विनिमय नियंत्रण को समाप्त करना। उपरोक्त में से कितने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य उद्देश्य हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई भी नहीं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंधित यदि हम बातें करें तो भुगतान संतुलन की दीर्घकालीन ऋण प्रदान करना, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, रोजगार और वास्तविक आय को ऊंचा प्रदान करने के लिए शुरू करना। ठीक है, चालू लेन देनों विनिमय नियंत्रण को समाप्त करना। ठीक है, भुगतान शेषों असंतुलित अवधि गंभीरता को कम करना, मुद्राओं के अवमूल्यन को समाप्त करना। ठीक है, तो ये और दोनों बिल्कुल सही हैं, जबकि ये सही नहीं है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोस्ट फेवर्ड देश MFN अवधारणा सदस्य देशों को आयात निर्यात में प्रशुल्क प्रदान करती है। ये बात प्रशुल्क संबंधित भेदभाव की अनुमति देता है। भेदभाव की अनुमति
संबंधित भेदभाव को समाप्त करने की बात करता है। कुछ सदस्य विदेशी प्रतिस्पर्धा से अपने घरेलू संरक्षण के लिए टैरिफ का प्रयोग करते हैं। ये बात बिल्कुल सही, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्या है 29, इसे देखते हैं। मध्यम और निम्न आय वाले देशों को ऋण उपलब्ध कराना, विकासशील देशों को निजी देशों में निजी उद्यमों के लिए धन जुटाना, बैंक विशिष्ट परियोजनाओं का समर्थन करके विकासशील देशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना, उपरोक्त में से कितने कार्य इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन यानी IBRD से संबंधित हैं? तो मित्रों, यहाँ पर यदि हम बात करें मध्यम और निम्न आय वाले बैंक परियोजनाओं में समर्थन, विकासशील देशों के निजी उद्यमों के लिए धन जुटाना, ठीक है। ये बैंक संरचना बहुत एक जटिल है। विश्व बैंक के 2 प्रमुख संगठन हैं, इंटरनेशनल BIRD और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इसके अलावा वित्त फाइनेंस है। तो IBRD और संघ का माध्यम से ऋण, अनुदान और वित्तीय सहायता प्रदान करता है, और का कार्य मध्य निम्न आय वाले देशों को वित्तीय विकास को बढ़ावा देना है। तो निम्न आय वालों को ऋण देना है, और दूसरा विकासशील देशों में वित्तीय तकनीकी सहायता प्रदान करना, नियमों को धन जुटाना, और दूसरा विशिष्ट योजनाओं के लिए धन जुटाना, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30, उसे देखते हैं। सेवा वितरण, परिमाण मापन, जोखिम साझा, सफलता के लिए भुगतान, सामाजिक प्रभाव बॉन्ड SIB की विशेषताओं को प्रदर्शित किया गया है। तो ये सभी चारों में ऐसी विशेषताओं को प्रसारित किया गया है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन की स्थापना का प्रावधान ब्रिटेन वुड्स समझौते में शामिल था। विकासशील देशों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन की स्थापना के लिए टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता गेट संधि हस्ताक्षरित की। संयुक्त राष्ट्र ने विकसित और विकासशील के मध्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन की स्थापना के लिए अंकटाड की स्थापना की सिफारिश की। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त में से, तो क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं मित्रों। क्या कह रहा है, इसे समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन की स्थापना का प्रावधान ब्रिटेन वुड्स समझौते में शामिल था। विकासशील देशों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन की स्थापना के लिए टैरिफ और व्यापार के सामान्य समझौता गेट संधि पर हस्ताक्षर किया। संयुक्त राष्ट्र विकासशील देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन की स्थापना के लिए अंकटाड की स्थापना सिफारिश की गई। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा कथन सही होगा, तो यहाँ पे मित्रों 2 कथन सही होंगे। ठीक है, कौन से कथन? 2 कथन सही होंगे। केवल ये जो दिया गया है सेकंड कथन ये गलत होगा, ये दोनों सही होंगे। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्या कह रहा है 32? अवैध धन प्रवाह को रोकने के लिए कार्रवाई करना। विश्व बैंक के IMF जैसे संस्थान के किसके द्वारा निर्धारित मानकों का मूल्यांकन करते हैं? इनकी सिफारिशें असंगठित, संगठित अपराध, भ्रष्टाचार, आतंकवाद समन्वय के लिए सही सुनिश्चित होती हैं। तो अवैध धन प्रवाह को रोकने की बात ये गलत, बाकी ये दोनों सही। ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। किस पर? 33 पर। क्या है 33? इसे देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको बताना है विदेशी वाणिज्य उधार, विदेशों से प्राप्त उपहार, पोर्टफोलियो। तो मित्रों कितने पूंजी खाते के अंतर्गत आते हैं? तो पूंजी खाते के अंतर्गत विदेशी वाणिज्यिक उधार और पोर्टफोलियो निवेश ये पूंजी खाते के अंतर्गत आते हैं। किसके? पूंजी खाते के। जबकि ये दोनों
चालू खाते के अंतर्गत आते हैं। तो ये दोनों नहीं हैं, ये दोनों हैं, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। निम्न भारत में किए गए भूमि सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार और बताइए। सामाजिक न्याय, कृषि उत्पादकता में वृद्धि, कृषि संबंधों का पुनः व्यवस्थित करना, भूमि अभिलेख प्रणाली का आधुनिकीकरण उपरोक्त में से कितने भूमि सुधारों में केंद्र में रहे हैं। तो कितने भूमि सुधारों के केंद्र में रहे हैं, तो मित्रों ये सभी भूमि सुधार के केंद्र में रहे हैं, यानी ऑप्शन जो होगा वो डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। क्या है 35, इसे समझते हैं। सिंट्रोन संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक गोलाकार आरएनए है। यह मानव में एड्स के कारक HIV वायरस के गुणन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। RNA आनुवांशिक जानकारी रखने के स्थान पर ही प्रोटीन उत्पादन में सहायक होते हैं। उपरोक्त में से कितने सही हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपयुक्त में से ये सभी तीनों सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्या है 36, इसे देखते हैं। अंतर फसल मूल्य समानता, कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्र के मध्य व्यापार शर्तें, घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कीमतों का रुझान उपरोक्त में से कितने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण निर्देशित करते हैं। केवल एक, केवल दो, केवल तीन, तो कोई भी नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें फसलों का निर्धारण ये सभी करेंगे, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। खाद्यान्न का खरीद मूल्य, खाद्यान्न का निर्गमन मूल्य, गन्ने का उचित लाभकारी, तो सरकार द्वारा कितनों की समर्थन मूल्य निर्धारित किए जाते हैं। तो मित्रों सरकार का सभी के लिए समर्थन मूल्य निर्धारित होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्या कह रहा है 38, इसे समझते हैं। क्या है के रिकवरी, बी रिकवरी, सी रिकवरी और जेड रिकवरी। तो यहाँ पर बताना है के आकार की रिकवरी विभिन्न क्षेत्रों में असमान आर्थिक समृद्धि सही है। बी आकार अर्थव्यवस्था में तीव्र गिरावट, तीव्र समृद्धि सही है। जेड आकार की रिकवरी क्या होती है, जेड आकार की रिकवरी होती है परिदृश्य आर्थिक मंदी के बाद अर्थव्यवस्था में तेजी। ये यहाँ पर गलत दिया गया है, केवल दो सही हैं। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। 15वें वित्त आयोग के संबंध में विचार व्यक्त कीजिए। क्या है, केंद्रीय करों और राज्यों का हिस्सा 14वें वित्त आयोग की अपेक्षा अधिक करने की अनुशंसा की गई है 15वें में। तो यदि हम 15वें वित्त आयोग के बारे में बात करें तो ऐसी कोई अनुशंसा नहीं की गई है, ये बात गलत है। राज्यों के मध्य जनसंख्या बिल्कुल सही है। कर्नाटक विभाज्य पूल की हिस्सेदारी ये भी सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्या कह रहा है 40 पर, पृथ्वी के निकट क्षुद्रग्रह वेन्यू नमूने पृथ्वी में लाने से मिशन है, बिल्कुल सही। ब्रह्मांड में जीवों की उत्पत्ति समझे में सहायक हैं, ये तीनों सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है देसी उत्पादन को बढ़ावा देना, खाद्यान्नों में समर्थन मूल्य घोषित करना, बफर स्टॉक बनाना, ये भी तीनों बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्या है 42, उसे समझते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2020-22 के मध्य स्थापित ऊर्जा क्षमता थर्मल ऊर्जा की हिस्सेदारी में कमी आई है। देश में अंतर्देशीय जलमार्गों नौगम्य लंबाई उत्तर पूर्वी राज्यों में सर्वाधिक है। उड़ान योजना देश के टियर 1 और टियर 2 शहरों के बीच स्थित है।
तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन कौन से कथन यहाँ पर सही होंगे, तो मित्रों 2020-22 में कुल स्थापित ऊर्जा क्षमता में थर्मल हिस्सेदारी में कमी आई, ये बात सही नहीं है। थर्मल हिस्सेदारी में कमी नहीं आई। अंतर्देशीय उत्तर पूर्वी राज्यों में बिल्कुल गलत है। टियर 1 टियर 2 शहरों के बीच ये भी गलत है। कोई भी कथन यहाँ पर सही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। हिमायत रोशनी 40 से 60 आयु वर्ग के लोग उपरोक्त में से कौन दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत शामिल हैं? 1 और 2, 3, 1, 2, 3 और कोई 2 और 3। तो यहाँ पर ग्रामीण कौशल से संबंधित अगर हम बात करते हैं तो ग्रामीण कौशल से संबंधित 40 से 60 वर्ष के लोग शामिल हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। इसमें जो है वो कौन से वर्ष शामिल हैं? 75, 13 से यानी 15 से 35 वर्ष तक की आयु के शामिल हैं, ये दोनों सही हैं। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्या है 44? उसे देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजकोषीय घाटा सरकार की राजस्व प्राप्तियों से ऊपर राजस्व व्यय अधिशेष को दर्शाता है। ओके, राजस्व घाटा सरकार के कुल व्यय और ऋण ग्रहण को छोड़कर कुल प्राप्तियों के अंतर को दर्शाता है। ये अगर हम देखें तो उल्टा दिया गया है, ठीक है, और ये इसमें तो ये दोनों गलत हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और वो क्वेश्चन नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। क्या है? हाल ही में समाचारों में निम्नलिखित प्रजातियां रही हैं, इनको बताना है, ठीक है, बताओ भैया। इगई सेमुख, क्या है इगई सेमुख? इगई सेमुख के बारे में यदि हम बात करें तो इगई सेमुख प्रकाशित एक डायनासोर की नई प्रजाति है। क्या है? डायनासोर की एक नई प्रजाति इगई सेमुख, ठीक है, तो ये सुमेलित नहीं है। बॉम्बस टेरिट्रिस के बारे में बात करें तो ये एक कीट है, मधुमक्खी के प्रजाति की, ये भी गलत है। नेमोलिया घोसी के बारे में बात करें तो ये ग्रीन हाउस फार्मिंग में उपयोग में की जाने वाली एक घास है, ये भी गलत है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। NSSO द्वारा मापन उत्पादन के उपभोग पक्ष का प्रतिनिधित्व साप्ताहिक आधार पर गणना उपरोक्त में से कौन सा थोक मूल सूचकांक के संबंध में सही है? 1 और 2, 2 और 3, 3, 1, 2, 3। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, यहाँ पर केवल साप्ताहिक आधार पर गणना ही बी होल सेल प्राइस से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। उच्च मुद्रास्फीति उत्पादन का विस्तार की मांग मुद्रास्फीति और ऋण लागत में समानुपातिक संबंध होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही नहीं हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, उपरोक्त में से उच्च मुद्रास्फीति विस्तार की मांग करता है, सही है। ऋण लागत के अनुमानिक संबंध है, बिल्कुल गलत। और कौन सा सही नहीं है? तो यही सही नहीं है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्या है? सेबी के मुख्य उद्देश्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रतिभूति बाजार में व्यवसाय का नियमन व नियंत्रण, स्व नियमन संगठनों को प्रोत्साहन, म्यूचुअल फंडों का पंजीकरण, विदेशी विनिमय को नियंत्रण। सेबी के क्या क्या काम हैं? तो मित्रों, सेबी के अगर हम काम करें तो स्व नियमन संगठनों को प्रोत्साहन, विदेशी विनिमय का नियंत्रण के छोड़कर ये सभी काम उसके हैं। ऑप्शन सी हमारा सही है। ये काम आरबीआई का है। किसका है? आरबीआई का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। क्या है 49? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नौकरशाही द्वारा शासन द्वारा लाभार्थियों की पहचान, पंचायती राज संस्थानों में NAGO द्वारा निरीक्षण, खाद्य निगम को खाद्यान्न परीक्षण से हटाना। तो कितने सुझाव सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार ला सकते हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन कौन से सुझाव ला सकते हैं सुधार, तो गरीबों की पहचान करना,
ठीक है। नौकरशाही द्वारा लाभार्थियों की पहचान, एनजीओ द्वारा निरीक्षण, खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्न वितरण से हटाना। तो यहाँ पर गरीबों की रिकॉर्ड पंचायती राज संस्थाओं में लक्षित गरीबों की पहचान नौकरशाही की अपेक्षा पंचायती राज को सौंप देना, यहाँ पर गलत होगा, ये दोनों सही होंगे। ऑप्शन कौन सा होगा? बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्या है? हाल ही में समाचारों में रहा पर्युषण पर्व किसके लिए, किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध, जैन या हिंदू? तो यहाँ पर यदि हम बात करें ये किससे संबंधित है इसको बताना है। तो मित्रों ये जो धर्म है ये संबंधित है जैन धर्म से। किससे? जैन धर्म से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 51। क्या कह रहा है? मोटे अनाजों के उत्पादन में कमी, गेहूं और चावल उत्पादन में वृद्धि, क्षेत्रीय उत्पादन में असमानता में वृद्धि, सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने के प्रभाव के संदर्भ में उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो ये सभी कथन क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी 52 पर। राजकोषीय अनुशासन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह सरकार को व्यापक आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और निरंतर आर्थिक विकास सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के समृद्धि में आकार में वृद्धि कर निकट भविष्य में चीन से आगे निकल जाने के योग्य बनाएगा। यह भारत के राजकोषीय घाटे को प्रबलता से कम कर उसके विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने हेतु सक्षम बनाता है। घरेलू उत्पादन में निरंतर वृद्धि कर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देगा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा कथन सही है, तो ए कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। क्या है 53? इसे देखते हैं। रोजगार गारंटी योजना 2005 के संदर्भ में यह योजना निर्धनता रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों तक सीमित है। एक परिवार को केवल एक व्यक्ति के ही रोजगार गारंटी प्राप्त होने का प्रावधान है। इस योजना में केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 50-50% की है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कोई भी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। क्या है 54? उसे देखते हैं। निर्धनता रेखा का आकलन उपयोग विधि निर्माण पर आधारित होता है। काल और स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा समान होती है। शहरी क्षेत्रों में उच्च कैलोरी खपत के कारण निर्धनता रेखा उच्च राशि निश्चित की गई है। विकासशील देशों में निर्धनता रेखा निर्धारण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अलग मानकों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो निर्धनता रेखा का आकलन उपभोग विधि पर आधारित होता है। सही है। काल एवं स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा समान होती है। नहीं होती है। गलत है। शहरी क्षेत्रों में कम कैलोरी की आवश्यकता होती है। गलत है। विकासशील देशों में निर्धनता रेखा, ये भी गलत है। केवल एक सही ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। ध्रुवास्त्र मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह डायरेक्ट हिट ऑफ टॉप अटैक दोनों मोड पर लक्ष्य पर हमला कर सकती है। इसकी मारक क्षमता न्यूनतम 500 मीटर पर और अधिकतम 7 किलोमीटर है। यह दागों और भूल जाओ प्रणाली पर आधारित है। ठीक है। तो यह DRDO द्वारा स्वदेश निर्मित है। ये चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। क्या है 56? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौद्रिक नीति के माध्यम से मुद्रास्फीति की लघु अवधि के लिए नियंत्रित किया जा सकता है। मौद्रिक नीति नियंत्रण प्राथमिक क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव प्रभाव उत्पन्न करता है। उपयुक्त कथनों में कौन सी एक सही है? कथन 1, कथन 2 दोनों सही हैं। कथन 2, कथन 1 सही व्याख्या है। कथन 1, कथन 2 दोनों सही। कथन 2 एक की सही व्याख्या नहीं है। कथन 1 सही किंतु कथन 2 गलत है।
तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर कथन 1 हमारा और 2 दोनों सही, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। पैन, जन्मतिथि, बैंक खाता, आवासीय किसी निवेशक के लिए प्रतिभूति क्रय विक्रय के हेतु अनिवार्य हेतु क्या चाहिए? तो पैन नंबर चाहिए, पैन कार्ड, जन्मतिथि एवं पता। तो पैन कार्ड अनिवार्य है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निर्धनता निर्धारण की न्यूनतम कैलोरी उपभोग की विधि निर्धन और अति निर्धन में भेद नहीं कर पाती। न्यूनतम कैलोरी निर्धारण मानव जीवन के मूलभूत सुविधाओं पर बल देता है। कौन सा कथन इसमें सही है? तो इसमें केवल एक कथन सही है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। क्या है 59? इसे देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पूंजी प्रधान तकनीक का उपयोग पूंजीपति के लिए लाभदायक होता है। पूंजी प्रधान तकनीक समाज के लिए लाभदायक होती है। बेरोजगारी के कारण उपयुक्त कथनों पर विचार कीजिए। तो इन कथनों पर यदि हम बात करें, केवल ये कथन सही है, दूसरा कथन गलत, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। क्या है 60? मुक्त संचालन आवागमन व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह म्यांमार एवं पहाड़ी जनजातियों द्वारा भारत म्यांमार सीमा के दोनों ओर 16 किलोमीटर तक संचलन की सुविधा से संबंधित है। यह भारत म्यांमार सीमा पर रहने वाले लोगों के लिए दोनों देशों की सरकारों द्वारा लागू होता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, केवल एक कथन सही है, दूसरा नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या है? अधिक मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, कमी, फिलिप्स वक्र स्टैगफ्लेशन में होता है अधिक मुद्रास्फीति, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। वह स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों उच्च स्तर पर हों, तो यह स्थिति जन्य मुद्रास्फीति कहलाती है और ऐसा 1970 में पहली बार हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्या है 62? उसे देखते हैं। हाँ, दीर्घकालिक फंडों की मांग आपूर्ति का संतुलनकारी भूमिका में निभाना, ब्याज दरों में नियंत्रण के लिए केंद्रीय बैंकों को उपयुक्त आधार प्राप्त करना। तो कौन सा सही है इसमें? तो यहाँ पर यदि हम बात करेंगे तो केवल दूसरा कथन सही होगा, ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। जनगणना, एनएसएसओ रिपोर्ट, रोजगार प्रशिक्षण महानिदेशालय, ठीक है, और पंजीकरण आंकड़े उपरोक्त में से कितने प्राप्त आंकड़े के आधार पर भारत में बेरोजगारी अनुमान लगाया गया जाता है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, भारत में बेरोजगारी अनुमान कितने आधार पर लगाया जाता है? तीनों आधारों पर लगाया जाता है, ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। देनदारों का लाभ जबकि लेनदारों को हानि, निश्चित वेतनदारों को लाभ, व्यापारी वर्ग को लाभ, कितने मुद्रास्फीति के प्रभावों से संबंध सही है? तो मुद्रास्फीति से संबंध के बारे में यदि हम बात करें तो देनदारों को लाभ होता है जबकि लेनदारों को हानि होती है। ठीक है, निश्चित वेतनदारों को लाभ नहीं होता है, व्यापारी वर्ग को लाभ होता है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्या है 65? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सेंसर, सौर सेल, एक्सरे डिटेक्टर, प्रकाश उत्सर्जक, मेमोरी डिवाइस निम्नलिखित में पेरोवाइट्स क्रिस्टल का अनुप्रयोग में शामिल हैं? केवल 2, केवल 3, केवल 4, सभी 5। तो ये किस में शामिल हैं? सभी पाँचों में शामिल हैं, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्या कह रहा है 66? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, संसाधनों के आवंटन, आय और धन पुनर्वितरण और संतुलित क्षेत्रीय विकास, आर्थिक स्थिरता उपयुक्त में से कितने केंद्रीय बजट के मुख्य उद्देश्य हैं? तो केंद्रीय बजट के मुख्य उद्देश्य के बारे में यदि हम बात करेंगे
तो ये सभी पांचों केंद्रीय बजट के मुख्य उद्देश्य होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। उपयुक्त शुल्क में वृद्धि, रेपो रेट में कमी, उपभोक्ता के पास धन में कमी, उपरोक्त में से कितने माध्यमों में मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई भी नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें मुद्रास्फीति पर रोक, ब्याज दरों में वृद्धि, घटा हुआ मुद्रा परिचालन, तरलता में कमी, बैंक दर में वृद्धि, खुले बाजार रेपो रेट दर में वृद्धि कर बाजार की तरलता को कम किया जा सकता है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है कितने माध्यम से? ठीक है, बजट नीति, उपभोक्ताओं के पास धन की कमी। तो यहाँ पर यदि हम बात करेंगे तो केवल रेपो रेट के द्वारा, बाकी नहीं। ऑप्शन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। पूंजीगत व्यय प्रणाली निम्नलिखित पर विचार करिए। सरकार द्वारा भूमि और निवेश जैसी अचल संपत्तियों को प्राप्त करने के लिए किया गया व्यय है। गैर योजनागत पूंजीगत व्यय, सरकार द्वारा सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर व्यय। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? ये दोनों कथन क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। वित्त कंपनियां, म्यूचुअल फंड, विदेशी बैंक और निधियां। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा उसे बताना है। तो दो ऑप्शन सही होंगे, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। समाचारों में हो रही प्रजातियाँ, ठीक है, क्या हैं इनके बारे में बताना है। ट्रेरिग्रुया इरेंडेमिका, ये मछली की प्रजाति है, सही है। रेड सैंडोगोया, ये आपकी सांप की प्रजाति बोया सर्प की है, सही है। मायोटिलिपस के बारे में यदि हम बात करें तो ये करसोडा के मुहानों पर एक सीप की प्रजाति है। और पॉलीगोडवाना, गोडवाना लैंड की मकड़ी की प्रजाति है। तो कितने सुमेलित हैं? 2 सुमेलित हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। क्या है 71? उसे देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में विचार, सेवाएं, आय, अंतरण, वस्तुओं, आयात और निर्यात उपरोक्त में से कितने अदृश्य खाता प्रविष्टियों में शामिल हैं? तो अदृश्य खाता प्रविष्टियों में ये 3 शामिल हैं। कौन कौन से 3 बीओपी में शामिल हैं? तो आय और अंतरण, वस्तुओं का आयात और निर्यात, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। ओवरनाइट इंडेक्स स्वेप, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। निश्चित आय डेरिवेटिव हैं जो भविष्य में ब्याज दरों का संकेत देता है। किसका? फ्लोटिंग ब्याज दर जोखिम प्रबंधन से होता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर बात करें उपयुक्त में से, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर 3 पर। बेरोजगारी दर में कमी, जीडीपी विकास दर, खुदरा मुद्रास्फीति में कमी, गोल्डीलॉक्स परिदृश्य इंगित करता है। ये तीनों गोल्डीलॉक्स परिदृश्य इंगित करते हैं और यह वह स्थिति होती है यदि हम बात करें जिस अर्थव्यवस्था में बहुत अधिक विस्तार और संकुचन नहीं कर रही है। गोल्डीलॉक्स अर्थव्यवस्था में स्थिर आर्थिक विकास होता है जिससे मंदी को रोका जा सकता है, लेकिन इतनी अधिक वृद्धि नहीं होती कि मुद्रास्फीति बहुत अधिक बढ़ जाए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। लुकआउट सर्कुलर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे इरादतन चूक करता और विदेशी आवागमन को रोकने के लिए जारी किया जाता है। सार्वजनिक बैंक इसे केवल धन की वसूली का उपाय के रूप में जारी कर सकते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो उपरोक्त में से केवल एक कथन सही है, दूसरा नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। चरपचा में रही जस्टिस गीता मित्तल समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कर संरचना सुधार, महिला आरक्षण, मरुपूर हिंसा, पराली जलाने। तो ये है आपकी कर संरचना सुधार से संबंधित है।
किससे संबंधित है? ओ माय गॉड, तो ये है मित्रों मणिपुर की हिंसा से संबंधित। गीता मित्तल किससे है? मणिपुर की हिंसा से संबंधित है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। जारीकर्ता भुगतान प्रणाली का उपयोग केवल सेबी द्वारा रेटिंग एजेंसियां, ठीक है, विनियमन रेटिंग मूल्यांकन प्रक्रिया, सेबी का नगण्य भूमिका, क्रेडिट रेटिंग उपयुक्त में से कौन से सही हैं? तो क्रेडिट रेटिंग उपयुक्त में से अगर हम बात करें तो 1 और 3 हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। क्या कह रहा है 77? रेमिटेंस सेवा निर्यात अनिवासी चालू खाता तेजी से घटकर सकल घरेलू उत्पाद का 1% रह गया। इस संदर्भ में विचार व्यक्त कीजिए। रेमिटेंस अनिवासी जमा सेवा निर्यात, ठीक है, इसमें से कौन सा कथन सही है? तो चालू खाते में रेमिटेंस और विदेशी जमा अनिवासी भारतीयों का, ठीक है, ये सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। हाल ही में देश में फेनेटिक रिपोजिटरी स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया। इस संदर्भ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह फिटनेस गतिविधियों के उत्पादों की जानकारी का एक भंडार होगा। ये बात बिल्कुल क्या है? सही है। ठीक है, सभी फिटनेस अनिवार्य रूप से सूचनाएं साझा करें। गलत, भारतीय भुगतान निगम द्वारा संचालित किया जाए। गलत, केवल एक सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। क्या है? मौद्रिक नीति अनुरूप जारी की गई संप्रभु मुद्रा केंद्रीय बैंक की देनदारी रूप में अंकित वाणिज्यिक बैंकों की नकदी साथ स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की विशेषताओं के संदर्भ में सही हैं। ये सभी सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। शिक्षकों में क्षमता निर्माण का विकास, युवाओं में कंप्यूटर विज्ञान सीखने की क्षमता विकसित करना, व्यावसायिक शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना, समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करना, उपरोक्त में से कितने भारत के जनजातीय समुदाय हेतु लाए गए हैं? कार्यक्रम अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम के उद्देश्यों में शामिल है। केवल 1, केवल 2, केवल 3, सभी 4। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये सभी 4 इससे संबंधित हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर। क्या है 81? देखते हैं। 1991 की आर्थिक उदारीकरण के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विदेशी प्रतिस्पर्धा से किसानों पर सकारात्मक प्रभाव, कारखानों में बंद करने और अनिवार्य अवकाश में वृद्धि, सुधार अवधि के दौरान कृषि में सार्वजनिक व्यय में कमी, ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि अर्थव्यवस्था में वृद्धि। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन से कथन सही हैं, इससे संबंधित अगर हम बात करें तो 2, 3, 4 बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। प्राथमिक कृषि ऋण समितियां प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के संबंध में विचार। भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकार द्वारा विनियमित होता है। वह रिजर्व बैंक और राज्य सरकार द्वारा विनियमित होता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये राज्य के सहकारी बैंक और त्रिस्तरीय सहकारी संस्थाएं होती हैं। किसानों द्वारा दीर्घ अवधि का ऋण उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, किसानों द्वारा दीर्घ अवधि का ऋण, प्रवर्ष शुल्क, शेयर पूंजी और जमा में आय के प्रमुख स्रोत हैं। तो ये दोनों सही हैं, ये सही नहीं है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। जीडीपी के 2% से अधिक परिसंपत्ति केंद्र सरकार द्वारा निर्धारण टू बिग टू फेल के रूप में पहचान कितने प्रणालीगत रूप में महत्वपूर्ण घरेलू बैंक के संदर्भ में सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई भी नहीं। तो यहाँ पर कितने हैं? 2 बिल्कुल सही सुमेलित हैं। और वो क्या हैं? बिग टू बिग फेल के रूप में पहचान जीडीपी का 1% से अधिक है, 2% से नहीं, केंद्र सरकार द्वारा, ये सही है। तो कितने? 2 सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर। क्या है? पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं में निवेश केवल भारतीय रुपये में मूल्यगति, समय निर्बाध निवेश में कोई प्रतिबंध नहीं। तो उपयुक्त में से बताना है
कितने ग्रीन डिपॉजिटरी के संदर्भ में सही हैं, तो सभी तीनों ग्रीन डिपॉजिटरी से संबंधित हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत के वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल में जुड़ी चुनौतियों, अवसरों और संस्थागत प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालती है। इसे नीति आयोग द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से जारी किया जाता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा कथन सही है, ये दोनों कथन एक सही जबकि दूसरा गलत, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। क्या है? बचत या चालू खाते में शेष राशि जो 10 वर्षों से संचालित नहीं हो पाती, जमाकर्ता को जमा राशि पर ब्याज सहित दावा करने का अधिकार, इसकी पहचान पर उद्यम पोर्टल सहायक। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कितने कथन सही हैं, 10 वर्षों के लिए संचालित नहीं हो पाती, 10 वर्षों के भीतर नहीं किया गया हो दावा, सही है। जमा राशि का दावा अधिकार, जमाकर्ता जमा राशि में ब्याज सहित दावा अधिकार करने का अधिकार करता, जमा शिक्षण जागरूक डी फंड स्थानांतरित किया जाता है, दावा करने का अधिकार, इसकी पहचान उद्यम पोर्टल, ये गलत है। कितने सही हैं? 2 सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। भारतीय कृषि में उत्पादकता वृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? विगत कुछ वर्षों में इसे सतत कृषि वृद्धि हुई है। अच्छे मानसून, सरकारी हस्तक्षेप महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जीडीपी में हिस्सेदारी पिछले कुछ वर्षों से लगातार बढ़ी है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन 2 हमारे सही हैं। ये 2 विगत और 2 जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी पिछले कुछ वर्षों में कम हुई है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पर। गवर्नमेंट मार्केट प्लस के संदर्भ में विचार कीजिए। ग्राहक से ग्राहक के माध्यम से विक्रय किए जाने वाले सामानों के मूल्य संदर्भित करता है। इसे विश्व बैंक एवं भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया है। उपरोक्त में से कौन से सही हैं? तो उपरोक्त में से ये दोनों क्या हैं? बिल्कुल गलत हैं। और कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। उपभोक्ता अधिशेष में कमी, नकारात्मक उत्पादन वहीताओं को हतोत्साहित होना, सिन गुड्स उपभोग में कमी, पिगेवियन टैक्स में अधिरोपित के परिणाम क्या हैं? तो पिगेवियन टैक्स के बारे में बात करें तो ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। क्या है क्वेश्चन नंबर 90? सरना धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी संस्कृति, पूजा पद्धति, आदर्श व मान्यताएं सभी प्रचलित धर्मों से भिन्न हैं। इसके अनुयायी मुख्य रूप से पहाड़, जंगल, मवेशी, वनस्पति, जीव जंतुओं की पूजा करते हैं। त्योहार एवं उत्सव के आयोजन हेतु इसकी अनुयायी अपने अलग अलग कैलेंडर जारी करते हैं। मुख्यतः हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र के आदिवासी समूह द्वारा इसकी बात की जाती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा कथन सही होगा, तो मित्रों ये संस्कृति के बारे में पहला, दूसरा, तीसरा तो सही है और हिमालय नहीं, ये आपके बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के क्षेत्र में मिलते हैं। ठीक है, तो ये कथन गलत है, बाकी तीनों सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। हेलो यूपीआई लाइट, यूपीआई लाइट एक्स, भीम ऐप, तो बताना है इन पर विचार करके। क्या बताना है ये ज़रा इधर देख लेते हैं। उपयुक्त में से भुगतान सुविधा से संबंधित सारे हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रुपए का अवमूल्यन भुगतान असंतुलन को समाप्त कर सकता है, अवमूल्यन आयात में वृद्धि कर सकता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा विकल्प सही है, तो पहला कथन तो सही है जबकि दूसरा गलत है, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। संपत्ति पर नियंत्रण, विदेशी फर्म या सरकारों को खो दिया गया ऋण खरीदार देश पूंजी खाते में धनात्मक रूप से परिलक्षित। उपयुक्त में से कितने सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई भी नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपयुक्त में से
कौन सा कथन सही है? तो पोर्टफोलियो निवेश ऐसी संपत्ति है जो विदेशी फर्म या सरकारों को दिया गया ऋण, खरीदार देश की पूंजी खाते में धनात्मक संपत्ति पर नियंत्रण। तो पोर्टफोलियो निवेश से अर्जित करना जो खरीदार के नियंत्रण प्रदान नहीं करता है, जो खरीदार देश की पूंजी खाते में धनात्मक परिलक्षित नहीं, विदेशी फर्म या सरकारों को दिया गया ऋण भी नहीं, संपत्ति पर नियंत्रण इसी का रहता है। भुगतान पूंजी अंतर्प्रवाह खाता पोर्टफोलियो खरीदार फर्म या देश की पूंजी खाते पर ऋणात्मक मद के रूप में प्रकट होता है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, सामान्यतः पेंशन धारक छोटे निवेशक स्थायी प्रकृति उपयुक्त में से कितने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से संबंधित हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3। तो यहाँ पर यदि हम बात कर लें कितने होंगे? ऑप्शन बी हमारा सही होगा, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 यानी 95 पर। क्या है 95? देखते हैं। निर्यातित उत्पादों और करों में छूट TEP के संदर्भ में निम्नलिखित परियोजनाओं के बारे में बताइए। क्या है? देखते हैं। यह योजना करों, शुल्कों, लेवी प्रतिरूपी के लिए एक तंत्र प्रदान करती है। ओके, इसके तहत पात्र निर्यातकों को निर्यात फ्रेट ऑन बोर्ड मूल्य में प्रतिशत के रूप में छूट प्रदान की जाती है। यह ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को छोड़कर माल के निर्यात में शामिल सभी क्षेत्रों को पर लागू होती है। तो यहाँ पर कितने सही हैं इसको बताना है। तो मित्रों यहाँ पर यदि हम बात करें तो पहला कथन बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा इसके तहत सही है, जबकि तीसरा कथन गलत है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। चालू खाते पर भारतीय रुपया पूर्ण परिवर्तनीय है। तारोपोर समिति गठन रुपए की परिवर्तनीयता पर ही आधारित है। तो ये दोनों कथन क्या हैं? बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि 20 अगस्त 1993 में पूर्ण चालू खाता परिवर्तन के बारे में बात की गई है। ये भी सही है, ये भी सही है, और हमें नहीं बताना है, तो एक भी गलत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। क्या है 97? इसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। व्यापार खाते के घाटे में वस्तुओं के आयात निर्यात में संबंधी प्रविष्टियाँ अंकित की जाती हैं। अदृश्य खाते के अंतर्गत सेवाओं के निर्यात और आयात देशी मुद्राओं के लेन देन का रिकॉर्ड होता है। निवल विप्रेषण चिकित्सकीय उपचार संबंधी आंकड़े अदृश्य खाते में होती हैं। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, 2 कथन क्या हैं? बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पर। क्या है 98? इसे देखते हैं हम लोग। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है विचार? भारत में विदेशी वित्त पोषण के संबंध में सबसे बड़ा स्रोत विदेशों कार्यरत भारतीयों द्वारा प्रेषित धन है। के बिल्कुल सही बात है, इसमें किसी प्रकार का शक नहीं है। विप्रेषण प्रवाह में वृद्धि का मुख्य कारण संयुक्त अरब अमीरात विप्रेषण का उच्च प्रवाह है। ये बात गलत है, ये बात सही है। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। निर्यात के बाद सबसे ज़्यादा कौन सा सही नहीं है? सॉरी, ये बताना है। तो आप तो पहला गलत है, दूसरा सही है। निर्यात है सबसे बड़ा संप्रेषण, उसके बाद ये है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। क्या है? निम्नलिखित पर विजय कैल का PPP मॉडल का अध्ययन, ठीक है। और नचिकेता मोरे वित्तीय समावेशन, सैम पित्रोदा रेलवे संबंधी, ठीक है। सुभाष चंद्र गर्ग फिटनेस रेगुलेशन संबंधी। तो ये चारों बातें क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन कौन सा होगा? सी सही, डी सही होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। समुद्र व्यापार ध्वनि का पता लगाना, समुद्री योजनाओं का पता लगाना, तेल रिसाव को रोकना, सैनवॉय उपकरण से संबंधित शामिल हैं। तो यहाँ पर सैनवॉय उपकरण जो शामिल है उसके बारे में बताना है मित्रों। तो ध्वनि पल्स से उत्सर्जित होता है। तो यहाँ पर बात करेंगे तो 2 बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरह मित्रों आज हम लोगों ने
संस्कृति आईएएस संस्थान का पेपर संख्या 19वां सोल्व किया। इससे पहले सारे पेपर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, शेष भी अपलोड हो जाएंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अपना प्यार यूं ही हमें देते रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।